बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, महानायक, महानायिकाओं को नमन करते हुए आज आपके इस भद्रावती शहर में बहुजन समाज पार्टी की ओर से थोड़ा दूर होके बोलिए। बहुजन समाज पार्टी की ओर से हम आपके बीच माता रमाई, सावित्रीबाई और माता जिजाऊ इनके संयुक्त जयंती के मौके पर आपसे बातचीत करने पहुँचे। हमारे पहले आपने तमाम वक्ताओं को सुना और उसके बाद हम देरी से पहुँचे, आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ा। इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। उसके बाद भी आपने मुझे खुले बाहों से स्वीकार किया, इसके लिए आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करती हूँ। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की ओर से हम महिलाओं को एकजुट करने के लिए यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम में हम जब भी बात करते हैं तो हमारी परंपरा ये होती है, जब भी कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो चर्चा सत्र होता है, चर्चाएं होती है, विचार होते हैं, उस पर विमर्श किया जाता है। यही परंपरा है और ये परंपरा इस देश को बहुजन समाज पार्टी ने सिखाई। उससे पहले बुद्धा के समय में चर्चा विमर्श होता था, उससे हमारे समाज में चर्चा विमर्श नहीं होता था, बातचीत नहीं होती थी, समाज के दिक्कतों को लेकर बात नहीं होती थी। बहुजन समाज पार्टी का दौर आया और बहुजन समाज पार्टी ने जन जागृति करने के लिए फिर से अपनी बुद्धा की परंपरा को, चर्चा विमर्श की परंपरा को शुरू किया। और ये परंपरा क्यों है? ये परंपरा हमारी इसलिए है क्योंकि हम दासता से मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी ये परंपरा क्यों है? क्योंकि हम दासता से मुक्ति के लिए, गुलामी से मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लड़ाई 2500 साल पहले तथागत अलग अलग प्रकार की दासता रही, अलग अलग प्रकार की गुलामी रही, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। ज़्यादा पुरानी नहीं, ज़्यादा पुरानी नहीं, सिर्फ 50 साल पुरानी हम अपनी पुरानी जिंदगी याद कर ले कि 50 साल पहले हम कैसे जीते थे। हम 50 साल पहले हमको वोट का अधिकार नहीं था, 70 साल पहले हमको वोट का अधिकार नहीं था। हम मानते हैं 100 साल पुरानी बात कर लेते हैं। हमको वोट का अधिकार तो नहीं था, कपड़े पहनने की अकल नहीं थी, बात करने का ढंग नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, खाना खाने का अधिकार नहीं था। हमारे लोग मरी हुई गाय का मांस खाने के लिए मजबूर थे। और जब कभी किसी जंगल में, जब किसी दूर दराज पर मरी हुई गाय रहती थी तो हमारे समाज के लोग याद जैसे पता चलता था तो जंगल की तरफ भागते थे। और उन अधिकारों की रक्षा कैसे होती है? अलग अलग समय में बुद्धा ने बताया कि आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ज्ञान को अर्जित करना जरूरी है। आपको ज्ञान इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हमारे देश के अंदर जिन जिन महापुरुषों को लंबे समय से जिन्हें नज़रअंदाज करके रखा गया, आज बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हम उन महापुरुषों की जयंतियाँ करते हैं, उनकी चर्चाएं करते हैं, उनके इतिहास को खंगालते हैं, ढूंढते हैं, नया रिसर्च रखते हैं, ताकि हमारी जो दास्ता की लड़ाई है वो लड़ाई अलग अलग स्वरूप में होगी, बदलते रहती हैं। पहले की गुलामी और आज की गुलामी में फर्क है। पहले के गुलाम अज्ञानी थे, अब के जो गुलाम है, अब की जो दास्ता है वो पढ़े लिखे लोगों की दास्ता है, उनकी बेरोजगारी की दास्ता है। आज की गुलामी
आपको नौकरियों के लिए मजबूर और मोहताज करने वाली गुलामी है। आज की गुलामी हमारे मानवाधिकार को सॉफ्ट किलिंग करके खत्म करने की लड़ाई है, और ऐसे में अब इस दास्ता से कैसी मुक्ति पाएंगे? इसके लिए बहुजन समाज पार्टी आपसे बातचीत कर रही है। साथियों, हमारा अपना इतिहास है, हम महिलाओं का अपना एक अलग इतिहास है। इस देश में जैसे पुरुषों का इतिहास है, तो पुरुषों के इतिहास में देखा गया उनकी दास्ता अलग रही। कैसी रही? पुरुषों की दास्ता कैसी रही? वो समाज में लेबर बनके, मजदूर बनके रहा। पुरुषों की दास्ता कैसी रही? अपमानित करने वाली, सामाजिक बहिष्कार करने वाली। लेकिन महिलाओं की दास्ता कैसी है? हमारी गुलामी कैसी रही? हमारी सामाजिक बहिष्कार भी रहा, हमारे मानवाधिकार का भी बहिष्कार रहा, हमारी अपनी मर्जी नहीं चल सकती, हमारा अपना मत नहीं हो सकता, हमारा घर के अंदर भी अपना मत जाहिर करने का अधिकार नहीं हो सकता। ऐसी हमारी दास्ता रही। और फिर जब हम देखते हैं कि फिर हमारी दास्ता के लिए भी जब महापुरुष आए तो महानायिका भी आई, महानायिका भी आई, और जिसमें महामाया के पुत्र और महामाया की बहन प्रजापति गौतमी आई, यशोधरा आई। इन्होंने शुरू किया एक आंदोलन, इन्होंने हमारी दास्ता से मुक्ति के लिए, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया। और वो आंदोलन चलकर जब जिजाऊ तक आया तो साथियों हम उसे अब अपने साथ रिलेट कर लेते हैं, हम अपने साथ रिलेट करते हैं। जिजाऊ के समय में जब जिजाऊ की शादी हुई और शादी होकर उनके पति चले गए बाहर और कहे कि भाई तुम आप बताओ, मैं तो जा रहा हूं काम करने, तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तो जिजाऊ कहती है कि मेरी ये इच्छा है कि मेरा अपना स्वराज्य हो, ऐसा स्वराज्य हो जहां पर हमारा राज हो, लोगों का राज हो, रैयत का राज हो, और हमारा अपना राजा हो, हमारी लोगों को के दुखों को हम दूर कर पाए। तो शाहजी राजा ने ये जिम्मेदारी जिजाऊ को दे दी कि भाई तुम संभालो, अगर तुम चाहती हो स्वराज का निर्माण करना तो तुम संभालो। और वह चले गए। तो जिजाऊ माँ साहब ने जब स्वराज का निर्माण किया तो उन्होंने बहुजन राजा हमारे महाराष्ट्र को दिया। महाराष्ट्र के आसपास इन बहुजन राजाओं की, जो बहुजन राजाओं का तेज है वो फैला, और फिर पहली बार लोकतंत्र की जो बीजारोपण है वो हमारे महाराष्ट्र में हुआ। यही कड़ी हम आगे देखते हैं तो सावित्रीबाई फुले के जीवन में भी ऐसा ही तेज है, ऐसा ही संघर्ष है। यही गुलामी से मुक्ति के लिए वो भी लड़ाई लड़ रही हैं। हम क्यों बता रहे हैं? हम अपनी जड़ें ढूंढ रहे हैं, हम अपनी जड़ें ढूंढ रहे हैं। हमारी जड़ें ममता बनर्जी में नहीं है, हमारी जड़ें हमारे अस्तित्व की लड़ाई, हमारे एग्जिस्टेंस की जो जड़ें हैं वो जयललिता के राजनीति में नहीं है। हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई इंदिरा गांधी के आंदोलन में आपको नजर नहीं आएगी। हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई सरोजनी नायडू के सिलेबस में नजर नहीं आएगी। हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई, हमारी एग्जिस्टेंस की लड़ाई जिजाऊ, प्रजापति, यशोधरा, सावित्री आई, इनके जीवन में जो संघर्ष हुआ उसमें नजर आएगी। और इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि भाई सावित्रीबाई फुले ने महात्मा ज्योतिराव फुले के भाषणों को लिखा नहीं होता तो हमें महात्मा फुले असली सही मायने में नजर नहीं आते। जो ब्राह्मणों ने लिखा कि महात्मा ज्योतिराव फुले को ग्रामर नहीं समझता, तो हमको यही लगता कि महात्मा फुले हमारे शिक्षक कैसे हो सकते हैं, कैसे शिक्षा का आंदोलन चला सकते हैं, कैसे स्कूल खोल सकते हैं, ऐसा सवाल हम करते हैं। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने लिखा कि कैसे महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपना आंदोलन चलाया, उन्होंने उनके भाषणों को लिखा।
एक बार की बात है जब महात्मा ज्योतिराव फुले भाषण दे रहे थे और बता रहे थे कि गुलामी भारत में ही नहीं है, भारत के बाहर भी है। और वहां की गुलामी कैसी है, तो यह सावित्रीबाई फुले लिखती हैं कि महात्मा फुले बता रहे हैं कि भारत के बाहर अमेरिका में जो गुलामी है वो ऐसी गुलामी है कि वहां कामगारों को बेचा जाता है। मार्केट में आप बैल खरीदने जाते हैं, मुर्गा खरीदने जाते हैं, सब्जी भाजी खरीदने जाते हैं, अमेरिका में आपको लेबर खरीदने का बाजार लगता है। तो महात्मा फुले बता रहे हैं वहां महिलाओं को बेचा जाता है, वहां पुरुषों को बेचा जाता है, महिलाओं को बेचकर उसका शारीरिक शोषण किया जाता है, उससे घर के काम भी करवाए जाते हैं, पुरुषों को बेचकर उनसे भी काम करवाए जाते हैं, उनसे खेती करवाई जाती है और कठिन परिश्रम के काम करवाए जाते हैं। हमारे लोग, महात्मा सावित्रीबाई फुले लिखती है, हमारे लोग आंसू बहा रहे जब महात्मा फुले बता रहे हैं कि अमेरिका में ऐसी गुलामी है, तो हमारे लोग रो रहे थे कि अरे हाँ यार, अमेरिका में कितनी बड़ी गुलामी है कि लोगों को बेचा जाता है। फिर महात्मा फुले कहते हैं कि आपको अमेरिका के लोगों की गुलामी, उनकी दास्ता को देखकर रोना आता है, अपनी व्यवस्था को देखकर रोना क्यों नहीं आता? अपनी व्यवस्था को देखकर हम विद्रोह क्यों नहीं करते? इस देश के अंदर 85% जो बहुजन समाज है, जिसे महात्मा फुले की भाषा में वो शूद्र अतिशूद्र कहते हैं, उनकी दासता है, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता, कमर के पीछे झाड़ू लगा है, पढ़ने लिखने का हजारों सालों से अधिकार नहीं है, राजपाट का अधिकार नहीं है, आपको आपके साथ न्याय के आप काबिल नहीं हो और ऐसे में आपका कोई मानवाधिकार नहीं है। तो ऐसे में ऐ मेरे भारत के शूद्र अतिशूद्रों, तुमको अपनी व्यवस्था पर और अपने आप पर रोना क्यों नहीं आता? ये कौन लिख रहा है? ये बोल रहे हैं महात्मा फुले और लिख रही है सावित्रीबाई फुले। ये हमारी जड़ें हैं, हमारी दासता से मुक्ति के लिए और हमारे आत्मसम्मान और डिग्निटी के लिए दोनों नवराबाई को निकाले, दोनों निकले, एक बता रहा है, एक लिख रही है, और इस आंदोलन में दोनों ने कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन इस देश में आज भी महात्मा फुले का स्टैचू तोड़ा गया कि नहीं? 2-3 दिनों के पहले तोड़ा गया। जिन्होंने हमको मानवाधिकार बताया, जिन्होंने हमें डिग्निटी बताई, जिन्होंने हमें सेल्फ रिस्पेक्ट बताया, उनका पुतला तोड़ने का काम आज भी यहाँ पर ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था के लोग कर रहे हैं। कितने ताकतवर उनके विचार होंगे। यही काम देखो 1848 में महात्मा ज्योतिराव फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने पहली स्कूल खोल दी। लेकिन वही अमेरिका में क्या हो रहा था, वहां पर तब भी लोगों को बेचा जाता था, काले लोगों को बेचा जाता था, गोरे लोग खरीदते थे। और ऐसे में वहां पर भी एक आंदोलन चल रहा था। हैरियट टबमन नाम की एक महिला, एक अश्वेत महिला वहां पर भी आंदोलन चला रही थी। देखो फर्क बता रहे हैं, ये अमेरिका में हो रहा है, भारत में महात्मा ज्योतिराव फुले हो गए। महात्मा फुले से पहले शिवाजी महाराज हो गए, संभाजी महाराज हो गए, बुद्ध हो गए। हमारी गुलामी के लिए लड़ने वाले कई लोग तैयार हो गए। लेकिन हमारे देश को बुद्ध की परिभाषा 56 में पता चलती है। हमारे लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज जब महात्मा ज्योतिराव फुले उनकी समाधि खोज कर निकालते हैं तब पता चलते हैं। और वहां देखो तो वहां हैरियट टबमन नाम की एक अश्वेत महिला क्या करती है, उसको पता चलता है कि मैं भी अब बेची जाऊंगी, मेरी खरीदी बिक्री होगी, मुझे भी खेतों के काम में लगाया जाएगा, मुझे भी कष्ट और परिश्रम मुझसे करवाएंगे, मुझसे भी फ्री सेक्स जैसी काम करवाने के लिए मुझे मजबूर करेंगे। तो वह भाग निकलती है और भाग निकलकर
अंडरग्राउंड वह क्या करती है, ट्रेन चलाती है और ट्रेन चलाकर ऐसा नेटवर्क बनाती है कि वो जो गुलामी की चैन होती है उसमें से कई लोगों को वो मुक्त करती है। वह एक अश्वेत महिला है। और जब यह बात पता चलती है कि भाई मानवाधिकार को बचाने के लिए, अपने लोगों के डिग्निटी के लिए, अपने लोगों के सम्मान के लिए एक अश्वेत महिला जिसका नाम हैरियट टबमैन है, वो क्या कर रही है, उसने लोगों को बचाया, दास्ता से मुक्ति की और ऐसी जगह उन्हें लेकर गई जहां पर गुलामी नहीं है। और जब ये लिखा गया तो उसे कहा कि वह अपने लोगों की मोजेस है। मोजेस कौन है? पैगंबर, एक पैगंबर की तरह है, वह अपने समाज की मसीहा है। तो उसे एक टाइटल मिला, मोजेस ऑफ हर पीपल। वो अपने लोगों की मोजेस है। मोजेस ने क्या किया? मोजेस ने भी इस मिस्र के अंदर फिरौन की जो अन्याय अत्याचार की पद्धति थी, लोगों पर अन्याय, जैसी हमारी वर्ण व्यवस्था ने हम पर अन्याय अत्याचार किया, दुनिया में भी ऐसे मनुवादी लोग रहे कि उन्होंने अलग अलग तरीके से अन्याय अत्याचार किया। उसमें से मिस्र का राजा जिसे फिरौन कहते हैं, वो भी अन्याय अत्याचार करता था। तो लोग परेशान थे, लोग दुखी थे। देखो, दुख का मामला है। जो आंदोलन बुद्धा ने चलाया उसी आंदोलन की बात हम कर रहे हैं। दुख में सब है, सब परेशानी में है, सब तकलीफ में है, वहां से कैसे मुक्ति होगी? तो मोजेस ने फिरौन की अन्याय अत्याचारी इन तमाम सिस्टम से लोगों को निकालने के लिए एक वादा किया कि मैं तुम्हारी गुलामी खत्म करूंगा। तो मोजेस ने अपने समाज के लोगों को फिरौन की गुलामी से मुक्तता दिलाई, एक उसको प्रॉमिस लैंड दिलाया, जो वादा किया वो पूरा किया। और यही टाइटल, यही मोजेस का टाइटल किसको दिया? हैरियट को दिया। कब दिया? हम कब की बात कर रहे हैं? 1848 के समय, जब हमारे भारत में क्या चल रहा था? फुले का आंदोलन चरम पर था। मनुवाद और फुले का आंदोलन एक दूसरे के सामने टक्कर दे रहा था। तो अमेरिका में यह चल रहा था, हैरियट ने अपने लोगों को आजादी दिलाई तो उसे मोजेस का टाइटल मिला। लेकिन हमारे देश में आज भी महात्मा फुले के स्टैचू तोड़ने की परंपरा है कि नहीं? है कि नहीं? एक अश्वेत महिला को अमेरिका माफी मांगता है कि हम लोग नालायक थे, हम मूर्ख थे कि हमने काले गोरे का भेद किए, हमने आपके साथ अमानवता का व्यवहार किया। लेकिन इस देश का मनुवादी, इस देश का ब्राह्मणवादी, वो ना इस देश के SC ST OBC से माफी मांग रहा, ना शिवाजी महाराज से माफी मांग रहा, ना महात्मा ज्योतिराव फुले से माफी मांग रहा, ना बाबा साहब से माफी मांग रहा। साथियों, ये इनका अपमान लगातार कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? आपकी दास्ता से मुक्ति के लिए जो जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका अपमान करने की परंपरा इस देश के अंदर है। और ये परंपरा तोड़ने के लिए आपको अलग अलग किस्म की लड़ाइयाँ लड़नी होगी, सड़क की लड़ाई लड़नी होगी, आपको सामाजिक आंदोलन की लड़ाई लड़नी होगी, आपको धार्मिक मूवमेंट बढ़ाना होगा, आपको पॉलिटिकल मूवमेंट बढ़ाना होगा, पॉलिटिकल मूवमेंट बढ़ाना होगा। हम देखते हैं आम तौर पर हमारे लोगों की यह मानसिकता होती है कि भाई सब बताओ, राजनीति मत बताओ। क्या कहते हैं? सब यही कहते हैं, सब बताओ, राजनीति मत बताओ। अभी हम देखो, जीतने के बाद, जीतने से पहले हम बहुजन समाज पार्टी की नेता थे, जीतने से पहले बहुजन समाज पार्टी की नेता थे, तो बुलाने के लिए संकोच करते थे कि भाई बहुजन समाज पार्टी की नेता है, बसपा की कार्यकर्ता है, इनको बुलाएंगे तो ये हाथी बताएंगे, इनको बुलाएंगे तो बहन जी बताएंगे, तो टालते थे। फिर अब हम जब जीत गए तो अब हमको सामाजिक कार्यक्रम है, रमाई जयंतीचा कार्यक्रम आहे मॅडम या लागते,
मॅडम सावित्रीबाई फुलेच्या जयंतीच्या कार्यक्रमाही या लगते हैं, और फिर और कुछ है तो आना पड़ता है, हल्दी कुंकू है तो आना पड़ता। ठीक है, हम तो भाई आएंगे, लेकिन बोले राजनीति नहीं बताना। क्या कह रहे हैं? राजनीति नहीं बताना। पहले टालते थे, अब बुलाते हैं, मजबूर हो गए जीतने के बाद, लेकिन बुलाने के बाद कहते हैं कि राजनीति नहीं बताना। हम कहते हैं कि जैसे बाबा साहब का अपमान जाति पाति टोड़क मंडल ने किया और बाबा साहब को भाषण नहीं देने दिया, बोले भाषण क्या देने वाले हो, लिख के दे दो। अब हम तो बाबा साहब नहीं हैं, हम आपको लिख कर नहीं देते, आप ही हमको लिख कर दे दो, क्या बोलना है। हम हमारे समाज से ये कहते हैं, आप ही हमको लिख कर दे दो। तो ये सामाजिक कार्यक्रमों में इस प्रकार की षड्यंत्र होते हैं और कांग्रेस भाजपा के मिक्स लोग होते हैं। आज हम यहाँ लेट हुए लेकिन पहुंचे, मुझे इस बात का फख्र है कि हम अपने झंडे के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हम यहाँ अपने झंडे के लिए पहुंचे हैं, अपनी नेता के सम्मान में पहुंचे हैं, यहाँ बहन मायावती जी के सम्मान में पहुंचे हैं। और साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए और भी गर्व महसूस होगा कि हम आपको भी बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना चाहिए, ये बताने के लिए आए हैं। आप देखिए, इस देश के अंदर आप अलग अलग राजनीतिक दलों को देखिए, कौन आपको इतना सावित्रीबाई फुले बताएगा जी? बताइए, कौन आपको इतना मर मर के जिजाऊ समझाएगी? कौन सी पार्टी है जो आपको रमाई का त्याग बताकर आपके बाल बच्चों का भविष्य बनाने की बात बताएगी? ये बहुजन समाज पार्टी है जिसने ये कंसेप्ट दिया कि हर घर में राजरत्न पैदा होगा, क्योंकि रमाई का राजरत्न नहीं बचा। रमाई का राजरत्न नहीं बचा, मेरे घर में राजरत्न पैदा होगा, आपके घर में राजरत्न पैदा होगा, जो राजरत्न बाबा साहब चाहते थे कि ऐसा राजरत्न पैदा हो जो समाज का उद्धार करे, समाज के लिए राज करने की नीति तैयार करे, ऐसे राजरत्न। बताओ, ये कांग्रेस भाजपा बता पाएगी? इतने पेट से बता पाएंगे? फुले शाह बाबा साहब नहीं बताते। आप बताइए, इस देश के अंदर अलग अलग महिला नेताओं के हमने पहले भी जिक्र किया, कई नेता हैं, आपको बता दिया है। ममता बनर्जी नाम की एक देश में नेता है, पश्चिम बंगाल की, है कि नहीं? बंगाली ब्राह्मण है। कांग्रेस से जब अलग हुई तो सारे कांग्रेस का बैकबोन, फिर पूरा का पूरा बैक सपोर्ट उसके साथ चला उसके साथ चला गया। ममता बनर्जी आज भी वहां मुख्यमंत्री बनती है, सारा का सारा ब्राह्मणिकल मूवमेंट उसके साथ है, सारा का सारा बैकवर्ड उसके साथ है। क्यों है? क्योंकि उसके साथ उसके जाति का घमंड भी गया। आप यहां देखो, जयललिता को देखो, सुषमा स्वराज को देखो, देश की राजनीति की बात करते हैं, उसके साथ उसका समाज खड़ा है, उसका समाज उसके साथ खड़ा था। वो जब अपने पार्टी में रही, उसके पार्टी के लोगों ने स्वागत किया। आप बताओ, क्या जब बहन कुमारी मायावती जी फुले शाहू बाबा साहब का झंडा लेकर जब सड़क पर निकली, तो क्या हमारे लोगों ने रेड कारपेट बिछा कर रखी थी कि आइए बहन जी, देश की राजनीति आपका इंतजार कर रही है? ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। जब बहन जी ने चलना शुरू किया, हमारे देश में सड़कें नहीं बनी थी, सीमेंट के रोड अभी हमने देखे, ये डांबरीकरण देखे, ये कब है? ये अभी 10 साल पहले के रोड है, 20 साल पहले के रोड है। और बहन जी ने आंदोलन शुरू किया तो 1971 से शुरू किया। उस समय हमारे देश में सड़कें तक नहीं बनी थी और तब बहन जी ने ये आंदोलन शुरू किया। कौन चाहता था इस देश के अंदर? कौन ब्राह्मणिकल मूवमेंट और ब्राह्मणिकल कल्चर के, ब्राह्मणिकल मेंटालिटी के कौन से लोग ये चाहते थे कि चमार की बेटी राजनीति में आए, चमार की बेटी मुख्यमंत्री बन जाए? कोई चाहता था? कोई नहीं चाहता था। अरे जिन लोगों ने हमको पानी नहीं पीने दिया, जिन लोगों ने हमको नए कपड़े नहीं पहनने दिए,
जिन लोगों ने हमको झूठा खाने के लिए मजबूर किया, वो लोग चाहेंगे क्या कि आप राजनीति में आओ, आप राजनीति में आकर अपने समाज की बात करो, आप राजनीति में आकर समाज के दासता के मुक्ति की बात करो। ये नहीं चाहते। और यही मेंटालिटी हमारे समाज में और खासकर बुद्धिस्ट समाज में ये मेंटालिटी बढ़ रही है, पनप रही है। हमारे लोग क्या चाहते हैं, भाजपा के अंदर रिजर्व सीटों से चुनाव लड़ने में संकोच नहीं करते हैं क्या? क्यों आज अगर भारतीय जनता पार्टी में रिजर्व सीट है तो हमारे लोग, हमारी महिला चुनाव लड़ने में संकोच नहीं करेगी। कांग्रेस में रिजर्व सीट है तो हमारी महिला चुनाव लड़ने में संकोच नहीं करती। लेकिन वही जब हम कहेंगे कि फुले शाहू बाबा साहब का झंडा लेकर आपको, आपके समाज को आगे बढ़ाना है, समाज के अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, तो साथियों हमारे लोग कहते हैं कि राजनीति न का सांगू, राजनीति मोटी खराब है, ऐसे ही बोलते, मोटी खराब है। बताओ, राजनीति बहुत खराब अगर होती तो साथियों पंडित जवाहरलाल की गूंगी गुड़िया इस देश की प्रधानमंत्री बनती। गूंगी गुड़िया कहते हैं इंदिरा गांधी को, बोलती नहीं थी, ज्यादा बोलती नहीं थी, इसलिए गूंगी गुड़िया कहते हैं। और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि कश्मीरी ब्राह्मण है, उसकी बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। और हमारे लोगों को बहन मायावती ने समझाया, कांचीराम साहब ने समझाया कि कुर्सी पर बैठना है, चुनाव लड़ना है और राजनीति करनी है अपने समाज के लिए। तो साथियों हमारे समाज के लोगों ने समाज को बहकाया और कहा कि राजनीति खराब है। हम आपसे ये कहने आए हैं कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा हमारे पास इस देश के अंदर लड़ाई लड़ने के लिए कोई दूसरा संगठन नजर नहीं आएगा। सामाजिक संगठन आपको संसद में पहुंचाने की भाषा नहीं बोलेंगे, सामाजिक संगठन आपको विधानसभा में लेकर जाएंगे नहीं, और सामाजिक संगठनों से इस देश का संविधान बच नहीं सकता। संविधान बचाना और हमारे हक अधिकार को सुरक्षित करना, हमारे बच्चों को हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना, महिलाओं के डिग्निटी को बनाए रखना, महिलाओं के मान सम्मान को बनाए रखना है, तो हमें इस देश के सिस्टम में शामिल होना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की, तो इस मास्टर की को हम कब हासिल करेंगे? कब तक हमारी महिलाएं अपने अलमारी की चाबियां लेकर ही घूमेंगी? हमारी महिलाएं अपने अलमारी की चाबियां लेकर ही कब तक घूमेंगी? हमें इस देश के उस पॉलिटिकल पावर की मास्टर की हासिल करना है, और इस हासिल करने के लिए साथियों हमें अपने पीढ़ी को भी, हमारे आने वाले जनरेशन को भी तैयार करना होता है। इस देश में अभी भी लोकतंत्र जिंदा है, हमें निराश नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है। लोकतंत्र अभी भी जिंदा है और आने वाले समय में कभी भी समय पलट सकता है, और इसीलिए हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। और हम इस देश के अंदर सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए मूवमेंट में काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन लड़ना ही पॉलिटिकल मूवमेंट का काम नहीं है। हमारा काम है हमारे समाज की सर्व दिशाओं से उन्नति होनी चाहिए, इसके लिए काम करना है। प्रबुद्ध भारत का हमारा कंसेप्ट है। हम इस देश के अंदर सम्राट अशोक के भारत का सपना देखने वाले लोग हैं। हमारा इन छोटी मोटी हार जीत से हम डरने वाले और रुकने वाले लोग नहीं हैं। हमारा मूवमेंट निरंतर चलना चाहिए। कब तक निरंतर चलना चाहिए? साथियों, एक कैडर कैंप हुआ मध्य प्रदेश के अंदर और हम भी वहां कैडर कैंप सुनने गए।
हम भी सोचे कि कब तक करना है बता दो, घाई रहती ना, हमको जल्दबाजी रहती है, युवा थे, हमको लगता है अभी हो जाए, आज ही हो जाए, आज ही मुख्यमंत्री बन जाए, आज ही प्रधानमंत्री बन जाए। अरे हजारों सालों की गुलामी है, कितने सालों की, हजारों सालों की गुलामी है। और उस गुलामी में उससे बाहर निकलकर आज हम बैलेट पेपर और बैलेट मशीन पर वोट डालने के लिए भी हम अपने समाज को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। इतनी गुलामी है, इतनी गुलामी है। तो हमको लगता है तुरंत ही होना चाहिए। तो कैडर ट्रेनर ने हमसे पूछा कि बोतल में बोले गंदा पानी है और इस गंदे पानी को तुमको बिना छुए उस गंदे पानी को वहां से निकालना है। हम बोले ये तो बड़ा कठिन काम है, बोतल है, बोतल में गंदा पानी है, आप सिर्फ पानी डाल सकते हो, लेकिन गंदा पानी खत्म होना चाहिए और नया शुद्ध पानी पूरा का पूरा फिलअप होना चाहिए। तो कब तक करोगे, कब तक पानी फिल करोगे? तो हमने कहा ऐसा हो नहीं सकता, इसमें तो मेरी जिंदगी निकल जाएगी। भाई एक बोतल को गंदा पानी गिरने के लिए मुझे ताजा शुद्ध पानी डालते रहना पड़ेगा, तब तक डालते रहना पड़ेगा जब तक वो बोतल का पानी भर के बाहर ना निकले, गंदा पानी बाहर ना निकले, तब तक मुझे डालते रहना पड़ेगा। ऐसे में तो मेरी जिंदगी चली जाएगी। तो हमारे कैडर ट्रेनर ने बताया, हमारे नेता ने बताया, उतना ही मुश्किल काम ये फुले शाहू बाबा साहब का है। उतनी कंटिन्यूटी आपको रखना है जब तक इस देश से मनुवाद पूर्णतः खत्म नहीं हो जाता, तब तक मानवतावाद यह पनप नहीं सकता। जब तक इस देश के अंदर मनुवाद जिंदा रहेगा, तब तक कोई भी इज्म यहाँ पर काम नहीं करेगा। और अगर आपको लगता है कि अम्बेडकरिज्म या अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को आपको जिंदा रखना है, तो आपको मनुवादी विचारों के खिलाफ अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, फुले शाहू बाबा साहब के आंदोलन की स्पीड बढ़ानी होगी। और अगर हम ये स्पीड बढ़ाते हैं और ये निरंतर चलाते हैं साथियों, तो हमें मानवतावाद स्थापित करने में या प्रबुद्ध भारत बनाने में या सम्राट अशोक का सपना पूरा करने में, कांशीराम साहब का सपना पूरा करने में, बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करने में कोई रोक नहीं सकता। और हम ये पहली पीढ़ी आपकी हुई, दूसरी पीढ़ी मेरी हुई, तीसरी पीढ़ी मेरे बच्चे की होगी, और हम इतने में ही अगर थक जाएंगे साथियों तो बात नहीं बनेगी। और हमें इसीलिए यह जो मूवमेंट है, यह जो काम है, यह आप किसी को फंसा नहीं रहे। ये कोई एक जोड़ो दो जोड़ो वाला मामला नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। आप यहाँ बहुजन समाज पार्टी से अपनी जिम्मेदारी को स्वयं समझते हुए आपको यहाँ अपना अपना कंट्रीब्यूशन करना है, अपना अपना समय देना है, अपना अपना हुनर देना है, अपना अपना धन देना है। साथियों, ये हमको इसलिए देना है क्योंकि हमारा जीवन हमारे माँ बाप हमको सिर्फ पैदा कर सकते थे, हक अधिकार हमको दे नहीं सकते थे। आज हमारे पास बुद्धिज्म जैसा एक बड़ा दर्शन शास्त्र है, यह किस वजह से है? यह बुद्धा की वजह से है। आज हमारे पास अकल की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, यह बुद्धा के मूवमेंट की वजह से है। आज हमारे पास डिग्रियां हैं, यह फुले की मूवमेंट की वजह से है। आज हमारे पास अवसर है, यह शाहू महाराज की वजह से है। आज हमारे पास आत्मसम्मान है, यह बाबा साहब की वजह से है। आज हमारे पास आत्मविश्वास है, बहन मायावती जी के वजह से है। तो हमारा पूरा जीवन साथियों महापुरुषों के वजह से है। हम पैदा भी हो जाते, माँ बाप हमको पैदा करते, लेकिन बुद्धा से लेकर कांशीराम साहब तक अगर कोई मूवमेंट नहीं चलता तो साथियों हम गुलाम पैदा होते, गुलाम ही दफन होते। लेकिन आज
अगर हम इतनी शहानपन की बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये फुले शाह बाबा साहब और इस मूवमेंट की देन है। और इसीलिए हमें अपने इस आंदोलन को बचा कर रखना है। इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ अम्बेडकराइट मूवमेंट को जिंदा रखना है, तो हमें अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपने विमर्श को अपने नई पीढ़ी को बताना पड़ता है। अगर आपकी पीढ़ी मुझे नहीं बताती तो साथियों मैं अपने बच्चे को क्या बताती। अगर आपकी पीढ़ी ने मुझे फुले शाह बाबा साहब नहीं बताया होता, आपकी पीढ़ी ने काम नहीं किया होता, मेरी माताओं ने काम नहीं किया होता, तो साथियों ये मूवमेंट मुझ तक नहीं पहुंचता तो मैं आने वाले जनरेशन को क्या देती। मैं आने वाले जनरेशन के लिए कोई मूवमेंट नहीं होता। और इसीलिए हमारे पास जो भी बचा हुआ है आज वह मूवमेंट की वजह से बचा हुआ है। और मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि आने वाले समय में बच्चे हमसे पूछेंगे कि मम्मी इस देश के अंदर आध्यात्मिक क्रांति हुई, बुद्धा ने हमको भिक्खु नहीं बनने का अधिकार दिया, आध्यात्मिक क्रांति करने का अधिकार दिया, प्रजापति यशोधरा जैसे लोग इस देश के अंदर हुए, लेकिन वह मूवमेंट खत्म कैसे हुआ कि आज महिलाएं जो है वह कांग्रेस भाजपा के रिजर्व सीटों से जीत कर आने वाली पैदा बनकर रह गई, लेकिन हमारे समाज की लीडरशिप को खत्म कैसे कर दिया। तो साथियों हम क्या बताएंगे। हमारी बच्चे हमसे पूछेंगे कि इस देश के अंदर इतना मूवमेंट चला कि पढ़ने लिखने का हमको अधिकार मिला, लेकिन IIT IIM जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चों को आत्महत्या करना पड़ता है। और इस आत्महत्या की वजह से आज हमारे बच्चे वहां जाना नहीं चाहते या उन्हें जाने नहीं दिया जाता। बच्चा पूछेगा मेरा कि मम्मी एजुकेशन का मूवमेंट तो चला था लेकिन वो खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया। हम क्या जवाब देंगे। बच्चा पूछेगा कि हमें शाहू महाराज ने अपना पूरा धन लुटाकर खजाने लुटा दिए और हमें मानवतावाद और इंसान बनाने के लिए अवसर, मौके, रिजर्वेशन दिया, वो खत्म हो गया। मम्मी ये कैसे खत्म हो गया। साथियों हम क्या जवाब देंगे। ये जवाब हमको तैयार रखना है। हमको अपने बच्चे को बताना है ये सारा मूवमेंट बेटा तेरी माँ को भी पता है, तेरी दादी को भी पता था, तेरी नानी को भी पता था, और ये मूवमेंट बहन मायावती जी चला रही थी तो हम भी उनके साथ साथ चलते थे। सुलोचना बाई डोंगरे का नाम आता है सुलोचना बाई डोंगरे का नाम, जिन्होंने बाबा साहब के साथ काम किया। पढ़ी लिखी महिला नहीं थी लेकिन उनका नाम आता है। आमी इतिहास घड़ोला में कई महिलाओं के नाम शामिल है। यही आपको बता दे, जब कांचीराम साहब भी आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, तब भी कई महिलाएं काम करती थी। रंजनाताई ढोरे आज भी काम कर रही हैं, आज भी उनका नाम है। नवनीत कामड़े की मम्मी काम करती थी, उनका नाम शामिल है। साथियों जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो हमारे बच्चे भी ढूंढेंगे कि इस देश के अंदर अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स चल रही थी, एक तरफ कांग्रेस की राजनीति चल रही थी, एक तरफ भाजपा की राजनीति चल रही थी, और एक तरफ तीसरा मूवमेंट चल रहा था बाबा साहब के नाम से, बाबा साहब के झंडे के लिए, बाबा साहब के हाथी के लिए, और वो मूवमेंट बहन जी बढ़ा रही थी। तो भाई मेरी माँ क्या कर रही थी। बच्चे जब पूछेंगे साथियों तो आपको जवाब तैयार रखना है। या तो आपको यह बोलना होगा कि बेटा ये मूवमेंट तो चल रहा था लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं था। बेटा मूवमेंट तो चल रहा था, बहन जी लड़ाई लड़ रही थी योगी के साथ, मोदी के साथ, अमित शाह के साथ, लेकिन मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था। हम अपने बेटे को ये बताएंगे। साथियों
हम गर्व से बताना चाहते हैं अपने बच्चों को, हम आने वाली पीढ़ी को, कि हम भी इस मूवमेंट का हिस्सा थे। हमने भी इस मूवमेंट के लिए अपना हुनर दिया, हमने भी इस मूवमेंट के लिए थोड़ा धन लगाया, हमने भी इस मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन किया। यह कंट्रीब्यूशन हर महिला का होना चाहिए जैसे पुरुषों का है। ये आंदोलन जितना पुरुषों के दासता से मुक्ति के लिए है, उससे डबल हमारे और तुम्हारी मुक्ति के लिए है। क्योंकि सारी की सारी इस देश के अंदर रिचुअल्स की गुलामी, धर्म की गुलामी, कर्म की गुलामी, कर्मकांड की गुलामी, और सारी की सारी फैशन की गुलामी, और सारी इस देश के अंदर मनुवादियों के व्यवस्था की गुलामी अगर हमारे पास है, तो सबसे ज्यादा इस मूवमेंट में किसने लड़ाई लड़नी चाहिए? किसने ज्यादा समय देना चाहिए? हमने देना चाहिए। जो लोग नौकरी करती है उन महिलाओं ने अपना धन देना चाहिए। जो महिलाएं नौकरी नहीं करती उन महिलाओं ने सामाजिक, धार्मिक और पॉलिटिकल मूवमेंट में बराबर समय देना चाहिए। साथियों, ये कंट्रीब्यूशन से ही हमारा मूवमेंट आगे बढ़ेगा। और यही कहने हम आए थे कि इस मिशन मूवमेंट की स्पीड को बरकरार रखने का आपका ये जो कदम है, यह बड़ा ही तारीफ काबिल है कि महिलाओं ने पहल की और महिलाओं ने बहन मायावती जी के नेतृत्व को स्वीकारा। साथियों, आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने बाबा साहब को नहीं देखा, हमने कांचीराम साहब को नहीं देखा, हमने प्रजापति यशोधरा को नहीं देखा, हमने जिजाऊ सावित्री को नहीं देखा। आज एक नेता जिंदा है। आप उस नेता के लिए, आप उस नेता के लिए, उस नेता के सम्मान के लिए, उसके बलिदान, त्याग, तपस्या के लिए, उन्होंने इतने साल हमारे लिए जो इस मिशन मूवमेंट को लगा दिया, उस मिशन मूवमेंट को समझते हुए थोड़ा सा अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं साथियों, तो यह मूवमेंट चलता रहेगा और गुलाम माँ गुलाम बच्चे पैदा करेगी। और अगर आप परिवर्तनवादी माँ बनना चाहते हैं तो आपके बच्चे भी इस परिवर्तनवादी मूवमेंट से सफल होंगे। और चलते चलते एक और बात आपको बताना चाहते हैं, हमारे समाज में खासकर बहुजन समाज पार्टी बामसेफ के लोगों को देखकर कांग्रेस भाजपा के लोग ये भी कहते हैं कि ये तो बर्बाद हो गया, इसका परिवार बर्बाद हो गया, इसके बच्चे बर्बाद हो गए, ये भी कहते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि फुले शाहू बाबा साहब अंबेडकर का जो कारवा है, जो मूवमेंट है, इसे यह अब इतनी त्याग तपस्या आपसे नहीं मांग रहा, सिर्फ कंट्रीब्यूशन मांग रहा है। और कंट्रीब्यूशन जो देगा उसके घर परिवार आबाद ही होते हैं, बर्बाद नहीं होते हैं। ये बताने वाले लोग ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर यह मूवमेंट ना बढ़े और कांग्रेस भाजपा का मूवमेंट बढ़ता रहे। और इसीलिए हमारे समाज को कहते हैं, हमसे भी कहते थे कि कहां बहुजन समाज पार्टी के चक्कर में आ गई, कहां बामसेफ के चक्कर में आ गई और इन्होंने अपना करियर बर्बाद कर लिया। साथियों, आज मैं पहले नौकरी करती थी प्राइवेट सेक्टर में, मैंने प्राइवेट सेक्टर छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने वापस से एजुकेशन शुरू किया। मैंने एजुकेशन शुरू करके अपना इंजीनियरिंग करने के बाद जर्नलिज्म में पीजी किया। अब जर्नलिज्म में हम पीएचडी करने की तैयारी कर रहे हैं। बच्ची मेरी 4 साल की है, पति मेरा पढ़ाई कर रहा है। बर्बाद हुए, ये बर्बादी है। अगर हम ज्ञान के शिखर पर पहुंच रहे हैं, फुले शाहू बाबा साहब को समझ रहे हैं, तो ये हमारी बर्बादी नहीं है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि बाल इसके लंबे होते, पति इसका ऑफिसर होता, कार से घूमती, तो साथियों इसकी जिंदगी आबाद होती। मुझे ये लगता है कि हम आज के तारीख में अपने चमड़े के जूते बनाकर भी बाबा साहब के स्टैचू को पहनाएंगे तो भी बाबा साहब का जो कर्जा है वो हम अदा नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं,
हम आपको बता तो सकते हैं कि यह मिशन मूवमेंट कितना जरूरी है। हम ये आपको मोटिवेट तो कर सकते हैं, हम आपको कंट्रीब्यूशन करने के लिए संदेश तो दे सकते हैं। इतना भी काम हमने कर लिया साथियों, तो ये भी योगदान जरूरी है। और ऐसे अलग अलग योगदानों से ही यह मूवमेंट आगे बढ़ेगा। यह आपका यह योगदान तो आज का हमने देख लिया, लेकिन इसके बाद हम चाहेंगे कि तमाम महिलाओं आप बौद्ध विहारों के माध्यम से धार्मिक मूवमेंट भी, सच्चा धार्मिक मूवमेंट जो प्रबुद्ध भारत की ओर लेकर जाए, कांग्रेस भाजपा के दरबार में ना लेकर जाए, उस ऐसे मूवमेंट में आप अपना कंट्रीब्यूशन करिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे भी यह भी कुशल कर्म है, यह भी कुशल कर्म है, अच्छा कर्म है। अगर आप सामाजिक मूवमेंट में आगे बढ़ते हैं, समाज की समस्याओं को लेकर बात करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो भी आपका यह कुशल कर्म होगा। अगर आप राजनीतिक मूवमेंट में काम करते हैं, फुले शाहू बाबा साहब समझाते हैं, बहन जी के त्याग तपस्या को समझाते हैं, यह भी कुशल कर्म है। यह नेटवर्क मार्केटिंग के जैसा किसी को फंसाने वाला काम नहीं है, यह किसी को बहलाने फुसलाने वाला काम नहीं है, यह अकुशल कर्म नहीं है। और इसीलिए साथियों, कुशल कर्मों का संचय अगर हमको करना है तो हमको इस आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। यही आपसे कहने आए हैं, यही कहकर अपनी बात को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत।